वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है रेड सैंडर्स। रेड सैंडर क्या होता है? दिस इज चंदन, चंदन का पेड़। तो एनबीए है, एनबीए मीन्स की नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है जिसका काम है नेशनल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। तो एनबीए ने सैंक्शन किए हैं 82 लाख रुपीस फॉर कंजर्वेशन ऑफ रेड सैंडर इन आंध्र प्रदेश। देखो, आंध्र प्रदेश में मेनली जो चंदन है या रेड सैंडर है वो पाया जाता है। तो अभी एनबीए जो है उसने 82 लाख रुपीस यहाँ पे सैंक्शन किए हैं। तो इस फंडिंग से क्या किया जाएगा? इससे रेस किए जाएंगे 1 लाख सैपलिंग्स। इसके छोटे छोटे जो सैपलिंग्स है, पौधे हैं, वो रेस किए जाएंगे, फिर वो फार्मर्स को दिए जाएंगे और फार्मर्स फिर उनको ग्रो करेंगे। क्योंकि एक जो चंदन का पेड़ है उसको ग्रो करने में, पूरा का पूरा डेवलप होने में कम से कम 25-30 साल यहाँ पे लग जाते हैं। तो फार्मर्स इनको ग्रो करेंगे। ठीक है, तो लेट्स नो अबाउट दिस। तो फंड्स आर एम्ड एट रेजिंग 1 लाख सैपलिंग्स। दीज आर द सैपलिंग्स, इनको हम सैपलिंग कहते हैं। तो 1 लाख सैपलिंग यहाँ पर रेज करे जाएंगे और उसके बाद फिर वो फार्मर्स को दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा? ये कंट्रीब्यूट करेगा ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट प्रोग्राम। देखो, हमारा जो पूरा का पूरा ट्रीज होते हैं ज्यादातर वो कहाँ पे होते हैं? फॉरेस्ट में होते हैं। एंड हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन की जरूरत है ताकि हमारा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी हो, क्लाइमेट चेंज को भी हम मिटिगेट कर सकें। तो ये कंट्रीब्यूट करेगा फॉरेस्ट के बाहर ट्री के प्लांटेशन में, क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो इसको ट्री को प्लांट करेंगे अपने मे बी एग्रीकल्चरल फील्ड में या कहीं और। सो मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स कंजर्विंग अ स्पीशीज यूनिक टू द रीजन। देखो, जो चंदन का पेड़ है या जो रेड सैंडर है वो सदर्न एरिया में पाया जाता है, स्पेशली आंध्रा में, कर्नाटक के कुछ रीजन में, कुछ तमिलनाडु के रीजन में। तो वहां पे ये यूनिक एंडेमिक स्पीशीज है, तो इसके कंजर्वेशन में भी यहाँ पे हमें हेल्प मिलेगी। जो रेड सैंडर है इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है ग्लोबली, पर्टिकुलरली चाइना में और ईस्ट एशिया में, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉमर्शियल इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि फर्नीचर है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, ट्रेडिशनल मेडिसिन, स्पेशली चाइना में मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसकी इलीगल जो स्मगलिंग है वो भी बहुत होती है। सो वी विल स्टडी अबाउट रेड सैंडर एंड एनबीए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। सो रेड सैंडर, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है टेरोकार्पस सेंटेलिनस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और ये है एंडेमिक ट्री है इंडिया का, मतलब कि ये इंडिया में ही पाया जाता है। ये रिस्ट्रिक्टेड है ईस्टर्न घाट में। देखो, ये है, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो, ये पूरा का पूरा ये क्या है? दिस एरिया इज द ईस्टर्न घाट। रेड सैंडर नेटिव है सदर्न ईस्टर्न घाट के। ये पूरा ईस्टर्न घाट है जो कि यहाँ से उड़ीसा या वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होते हुए पूरा नीचे साउथ तक का है। देखो, इसका जो साउथ वाला जो पार्ट है, स्पेशली जो आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है, नीचे तमिलनाडु का कुछ पोर्शन और ये कर्नाटका का जो पोर्शन है, यहाँ पे इस एरिया में रेड सैंडर या फिर चंदन का पेड़ पाया जाता है। जो आंध्र प्रदेश है उसके कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे कि अनंतपुर, चित्तौड़, कडापा, करनूल, यहाँ पे स्पेसिफिकली पाया जाता है। तो रेड सैंडर पाया जाता है थॉर्नी स्क्रब या ड्राई डेसिडुअस जो फॉरेस्ट है उनमें ये मिलता है। एंडेमिक है ये आंध्र प्रदेश का, एंड इसके साथ ही तमिलनाडु और कर्नाटका में भी ये मिलता है। रेड सैंडर जो है इसका इस्तेमाल होता है, थेरेप्टिक प्रॉपर्टीज इसकी होती है, मतलब कि इसको हम मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, इन दोनों इंडस्ट्रीज में इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। इसका इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में भी करते हैं। तो बिकॉज इसकी बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है तो इसलिए ये बहुत कॉस्टली भी होता है। 1 टन रेड सैंडर जो है उसका कॉस्ट कितना है? 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक है इंटरनेशनल मार्केट में। सो दैट्स वाई, क्योंकि ये इतना ज्यादा इसका जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है, तो दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा हैवी थ्रेट में है। इसकी कॉमर्शियल वैल्यू बहुत ज्यादा है और स्मगलिंग बहुत ज्यादा होती है इसकी। सो रेड सैंडर को प्रोटेक्शन मिला है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में, इसको प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है। इसके अलावा ये साइट्स में भी इंक्लूडेड है। साइट्स क्या होता है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है जिनका नंबर कम है उनको प्रोटेक्शन देता है साइट्स। उनके इंटरनेशनल ट्रेड को ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो ट्रेड होता है ऐसी स्पीशीज का, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है साइट्स। तो साइट्स में भी, साइट्स की लिस्ट में भी ये इंक्लूडेड है। आईयूसीएन की एंडेंजर्ड कैटेगरी में ये है, इसके नंबर्स थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहे हैं। साइट्स के अपेंडिक्स 2 में ये इंक्लूडेड है। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972 का, उसके शेड्यूल 2 में इसको रखा गया है। अब हम देखते हैं कि एनबीए क्या है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। क्योंकि अभी जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है उसी ने रेड सैंडर के प्रोटेक्शन के लिए 82 लाख सैंक्शन किया। तो लेट्स नो अबाउट इट। जो एनबीए है या नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर में ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इंडिया इज पार्टी टू सीबीडी। देखो, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी 1992, इसको इंडिया ने साइन किया हुआ है। व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, देखो 1992 में
एक अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरो में, और उसमें 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन साइन की गई थी। सबसे पहला तो है UNFCCC जो कि क्लाइमेट चेंज पे काम करता है। दूसरा है UNCCD जो कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये डेजर्टिफिकेशन को कम करने पे काम करता है। और तीसरा यहाँ पे साइन हुआ था CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 1992 का, इसे इंडिया ने भी साइन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन को साइन करते हैं तो उसको अपने देश में लागू करने के लिए उससे रिलेटेड लॉ बनाने पड़ते हैं। तो इसी को कंट्री में लागू करने के लिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 यहाँ पे इनेक्ट किया गया था, और इसके अंडर में ही NBA बनाया गया, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो दिस बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले तो कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जितना भी हमारा बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना। सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, इसका सस्टेनेबल यूज करना, जितना भी बायोडाइवर्सिटी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिशरीज है तो उसको सस्टेनेबली यूज करना है। देन फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जेनेटिक रिसोर्सेज जैसे कि कोई फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में कोई इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है, उस मेडिसिनल प्लांट पे कोई रिसर्च होती है, कोई कंपनी वहां पे क्या करती है, जाके रिसर्च करती है। ठीक है, और उससे क्या होता है, उस प्लांट से कोई मेडिसिन बना दी जाती है, तो वो क्या है हमारा, दिस प्लांट इज अ बायो, ये प्लांट क्या है हमारा, जेनेटिक रिसोर्स है। तो अब अगर ये कंपनी उस मेडिसिन को कॉमर्शियलाइज करती है तो उसको क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो ये बेनिफिट वो शेयर करेंगे विद द कम्युनिटीज, जो यहाँ पे कम्युनिटीज रहते हैं उनके साथ में उसको शेयर करना पड़ेगा। तो उसे हम कहते हैं फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। जिस भी कम्युनिटी या जिस भी कंट्री का इस्तेमाल किया जा रहा है जेनेटिक रिसोर्सेस, उसके साथ में बेनिफिट्स को शेयर करना होता है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, इसके अंडर में ही फॉर्म किए गए हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA। और स्टेट लेवल पे ये NBA तो सेंट्रल लेवल पे काम करता है, नेशनल लेवल पे काम करता है। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स हैं SBB, ये स्टेट लेवल पे काम करते हैं। देन है BMC बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, ये लोकल लेवल पे काम करते हैं, विलेज लेवल पे काम करते हैं BMC। तो जो NBA है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इसके पास में काफी पावर होती है विद रिस्पेक्ट टू जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स है उनमें इसके पास में एक सिविल कोर्ट की पावर होती है। और जो BMC है, BMC मीन्स बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी, जो लोकल लेवल पे काम करते हैं, ये प्रमोट करते हैं कंजर्वेशन को। ऑल्सो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि जिस भी एरिया में ये काम कर रहे हैं BMC, वहाँ पे जितने भी जो भी स्पीशीज है, चाहे वो प्लांट की स्पीशीज हो, एनिमल, माइक्रोब, उन सबको ये डॉक्यूमेंट करने का काम करते हैं। तो NBA और SBB स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, दे आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट BMC। तो जो NBA है और जो SBB है, अगर उनको कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्स से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो ये जो लोकल लेवल पे जो काम कर रहे हैं BMC, उनसे इनको कंसल्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई फॉरेन नेशनल या कोई फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में आके काम कर रही है, वो इंडिया में आके रिसर्च कर रहे हैं हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज पे, तो उनको पहले NBA से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा उस रिसर्च के लिए। या फिर कोई भी एसोसिएटेड नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज मीन्स कि इस एरिया में जितने भी लोग जो रहते हैं उनको उनको बहुत सारी नॉलेज होती है उस एरिया की, बायोडाइवर्सिटी की। अगर उनकी नॉलेज को वो यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पहले उन्हें NBA से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर कोई इंडियन है, इंडियन इंडिविजुअल है या इंडियन कंपनी है, वो रिसर्च करती है और उस रिसर्च के रिजल्ट को, जो भी रिजल्ट उनको मिलता है, उसे वो शेयर करना चाहते हैं किसी फॉरेन कंपनी के साथ में या किसी फॉरेन एंटिटी के साथ में, अगर शेयर करना चाहता है तो उसके लिए भी उनको पहले NBA से अप्रूवल लेना पड़ता है। सो दिस वॉज अबाउट NBA। तो NBA ने ही अभी सैंक्शन किया है 82 लाख फॉर कंजर्वेशन ऑफ रेड सैंडर्स। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रेड सैंडर या चंदन है वो आंध्र प्रदेश में ही ग्रो किया जाता है। You can join our affordable courses for your better preparation. Registration link is given in the description box.